हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित 40 एमसीक्यू टेस्ट। जो है फ्रेंड्स, यह हमारा 40 एमसीक्यू टेस्ट होगा सामान्य अध्ययन से संबंधित, जो कि आपके एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम पर जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन पर फ्रेंड्स आपको जो है एक चैप्टर यानी साइंस चैप्टर को छोड़कर जो है, क्योंकि साइंस स्पेशल साइंस का आपको जो है 20 से सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम पर। और इसके अलावा जो आपके सामान्य अध्ययन से इसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा, और ज्योग्राफी से संबंधित, और पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और कुछ करंट अफेयर्स के सवाल जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यानी 40 प्रश्न पर आपको जो है देखने को मिलेगा एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न पर आधारित हमारा जो यह वीडियो होने वाला है, यानी आज की इस वीडियो पर कुल मिलाकर जो 40 एमसीक्यू टेस्ट को कवर किया जाएगा। तो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है, और आपको जो अंत में जो है आपको स्कोर बताना है कि आपके 40 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं, आपको वीडियो के अंत में बताना है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, मीटू आंदोलन क्या गया था। ये जो मीटू नाम का एक आंदोलन किया गया था, तो मीटू आंदोलन जो किया गया था किस लिए किया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौन हिंसा के विरुद्ध जो है यह अभियान चलाया गया। यौन हिंसा के दंश के विरुद्ध जो है यह अभियान चलाया गया था। कौन सा आंदोलन, तो मीटू आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये सवाल जो फ्रेंड्स रेलवे के एग्जाम पर जो है कई बार रिपीट हुआ है, एसएससी के एग्जाम पर जो है कई बार रिपीटेड सवाल है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, जयराम रमेश, नरेंद्र मोदी या मोहंती भटनागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा जो है बासव श्री पुरस्कार दिया जाता है। किस सरकार के द्वारा बासव श्री पुरस्कार दिया जाता है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा बासव श्री पुरस्कार दिया जाता है। यानी ये जो बासव श्री पुरस्कार है किस स्टेट से संबंधित है, तो कर्नाटक स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, लिचस्टेटिन की राजधानी कहाँ है, कीव, वादुज, जाग्रेब या डबलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वादुज। लिचस्टेटिन की जो राजधानी है तो आपका वादुज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है, तो शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे सवाल जो है फ्रेंड्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि आपके इसमें शामिल किया गया है। यानी आपको जो एग्जाम पर इससे जरूर आपको सवाल जो है देखने को मिलेगा, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है, तो शिशिर कुमार घोष ने की है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है लीडर, ऑप्शन सी है यंग इंडिया या ऑप्शन डी है फ्री प्रेस जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। ये जो लीडर जो फ्रेंड्स यह क्या है, एक अखबार है, यानी पत्रिका था, अखबार था, जो कि उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, ये लीडर पत्रिका। तो आपका लीडर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के.एम. मुंशी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी, आपको याद रखना है, अस्थायी नहीं पूछा, यहाँ पर अस्थायी पूछा गया है। तो अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट सवाल इसी से संबंधित, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे किसके, संविधान सभा के। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अस्थायी और एक आपका अ लग जाएगा अस्थायी। तो अस्थायी पर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर बोलेंगे अस्थाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि उर्दू शामिल है, नेपाली शामिल है, कोंकणी शामिल है। संविधान जो हमारा जो 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो जिसमें से आपका जो है भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायतों का कार्यक्रम जो है यह 11वीं अनुसूची से सम्मिलित है, पंचायतों का कार्यक्रम। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन सी है प्रशासक व जनता के सहयोग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है पंचायती राज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करता है पंचायती राज। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? 13वां सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? सबसे अधिक योगदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये सार्वजनिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? तो भारत पर जो है आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है, या ऑप्शन सी है समाजवादी है और पूंजीवादी है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हम यानी भारत पर जो है आर्थिक नियोजन का स्वरूप है समाजवादी और पूंजीवादी भी है, और निर्देशात्मक भी है, और विकेंद्रीकृत भी है, यानी सभी जो है आपके आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। नेक्स्ट सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, क्या रहे हैं? आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी है पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी। ऑप्शन सी है गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है ए, बी और सी तीनों है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को जो है पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है किससे संबंधित? तो योजना से संबंधित, आपको याद रखना है योजना से संबंधित पहला विचार किसने दिया है? तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, यानी भारतीय जो योजना है इसके निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी आपका जो है भारतीय योजना के निर्माण में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना है, और निर्धनता का निर्मूलन है, निर्धनता को दूर करना है। ये आपके सभी शामिल हो जाएंगे भारतीय योजना के निर्माण में। नेक्स्ट सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक क्या है? ऑप्शन ए है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ऑप्शन बी है पॉवर्टी एंड फैमिन्स। ऑप्शन सी है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ये तीनों पुस्तक जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम जो एशियाई थे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फैमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये तीनों पुस्तक जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं 2 वर्ष के अंतराल पर। देहरादून स्थित जो फॉरेस्ट है यानी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून पर है, और इन्हीं के द्वारा जो है आपका वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो 2 वर्षों के अंतराल पर। नेक्स्ट सवाल है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता हैं के एम मुंशी।
भारत में वृक्षारोपण से संबंधित एक उत्सव जो वन उत्सव मनाया जाता है, यानी इसका जन्मदाता कौन है, तो के.एम. मुंशी है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी भारत हमारे जो नकदी फसल है उनमें से एक कौन सा फसल है जो कि शामिल नहीं है। फ्रेंड्स ये सारे सवाल जो है आपके इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सवाल है हमारा कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गन्ना है, उसके बाद जूट है, कपास है और गेहूं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं। गेहूं जो है ये आपके नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, जबकि गन्ना, जूट, कपास ये आपके तीनों क्या है, तो नकदी फसल है, आपको याद रखना है। गन्ना, जूट, कपास कैसी फसल है, तो नकदी फसल है, जबकि गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जनजाति के लोग किस में रहते हैं। यहाँ पर सवाल है कि ओजो जनजाति, यहाँ पर आपको याद रखना है ओजो जनजाति, एक जनजाति है जिनका नाम है ओजो। तो केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति लोग जो है किस में रहते हैं, तो ओजो जनजाति रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओजो जनजाति कहाँ रहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट सवाल है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है, यानी सहारिया एक आदिवासी समूह है, तो यह किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये जो सहारिया आपका आदिवासी समूह है यह किस राज्य में पाए जाते हैं, तो राजस्थान पे पाए जाते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट सवाल है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि मनु, यानी जो मनु महाराज थे ये आपके जो है कौन थे, तो महान हिंदू विधि निर्माता थे। और बात करें फ्रेंड्स अगर कौटिल्य की, तो इसे क्या कहते हैं, कौटिल्य का दूसरा नाम के नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य भी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य कहे, विष्णुगुप्त कहे या कौटिल्य कहे, यह किसका नाम हो जाएंगे, तो आपका हो गया कौटिल्य के, विष्णुगुप्त और चाणक्य। यहाँ पर हो गया कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो मनु थे। बात करें फ्रेंड्स अगर सांख्य दर्शन के, तो अगर महर्षि कपिल की बात करें तो सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, तो सांख्य दर्शन के लेखक कहे या प्रणेता कहे, तो ये आपके कौन है, तो महर्षि कपिल है। नेक्स्ट सवाल है, संत कबीर किसके शिष्य थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है, चित्रकला के क्षेत्र में, लोक कला, नृत्य कला या राजनीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला। नंदलाल बोस जो है चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती जो है सबसे कम बोला जाता है, जबकि इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिय तीनों बोलने वालों की मात्रा जो है भाषाई समूह पर अधिक है। तब सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह क्या है, चीनी तिब्बती है। नेक्स्ट सवाल है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को जो है सभी लिपियों का जननी या जन्मदाता कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो है इसका जो है फिर से चुनाव करने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है ओडिशा में या ऑप्शन डी है कलकत्ता में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कितने रुपये के नोट के वर्ग की 100वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कितने रुपये के नोट की जो वर्ग की है जो 100वीं वर्षगांठ जो है 2017 पर मनाई गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 रुपये। 1 रुपये की नोट जो है इसकी 100वीं वर्षगांठ 2017 पर मनाई गई है।
नेक्स्ट सवाल है वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरुण शौरी, ऑप्शन बी है अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी है के नटवर सिंह, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो है आपका वन लाइफ इज नॉट इनफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब जो है यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं हुआ, लेकिन आपको जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसे किसे जो है इस सवाल का जवाब पता है। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है दरभंगा महल किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी पर जो है दरभंगा महल है। नेक्स्ट सवाल है मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है केरल, या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मैत्री मंदिर तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है मैसेडोनिया की राजधानी कहाँ है? फ्रेंड्स आपके जो है सामान्य अध्ययन से अगर एग्जाम पर जो है किसी भी एग्जाम पर पूछे जाएंगे सवाल, तो एक जो है आपका देश की राजधानी और जो है उससे संबंधित मुद्राएं, यानी राजधानी और आपको जो है मुद्रा जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है, कि अक्सर एग्जाम पर इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कोपजे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है स्कोपजे। मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। नेक्स्ट सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस नाम से? जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, यानी आपके 1 और 2 जो है कूट आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जानते हैं? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास। और यहाँ पर हो गया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन का आगमन भारत पर कब हुआ है? 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक है महात्मा गांधी है। नेक्स्ट सवाल है और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान पर जो है 22 भाषाओं को जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 40 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसका जो है PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है झारखंड स्टडी 99। वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।